Y/42 अध्याय 411। इसे अच्छी तरह से करो। क्लास 4। क्रिएशन मास्टर की रिटेनर क्रेस्ट पहने महिला को उस आदमी के चेहरे पर दिख रही कड़वाहट की परवाह नहीं थी। वह बस वही कहती रही जो उसे लगा कि कहा जाना चाहिए। इस आयरन बोन इगुआना को पालना जारी रखना आध्यात्मिक सामग्री की बर्बादी होगी, और यह आपकी क्षमता की बर्बादी होगी। आप इस आयरन बोन इगुआना को पालने से मिलने वाले संसाधनों को अपने दूसरे परियों में डाल सकते हैं। आदमी का चेहरा और भी कड़वा हो गया। उसके पास सिर्फ एक ही मुख्य परी थी, आयरन बोन इगुआना। यद्यपि उसने 3 इच्छा शक्ति रूनों को समझ लिया था, जिनमें से एक को आयरन बोन इगुआना के साथ संयोजित कर दिया गया था, ताकि वह एक काल्पनिक नस्ल बन सके। अन्य 2 इच्छा शक्ति रून उसके आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा के चारों ओर उड़ रहे थे। यहां तक कि अगर वह आयरन बोन इगुआना के बजाय अन्य परियों को पालता भी, तो भी वह अधिकतम एक कांस्य दोष रहित परी को ही अनुबंधित कर सकता था, क्योंकि उसके पास मिलने वाले संसाधन सीमित थे। कांस्य दोष रहित फय को लीजेंड बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करने में उसे कितने वर्षों की आवश्यकता होगी? उस व्यक्ति ने क्लास 4 क्रिएशन मास्टर की रिटेनर क्रेस्ट पहनी हुई महिला को गंभीरता से धन्यवाद दिया और रात में दृढ़ता से चलने लगा। यह दुनिया हमेशा से ऐसी रही है, जहां गरीब परिवारों से आने वाले सफल लोगों का होना कठिन था। अमीर परिवारों के बच्चों को गरीब परिवारों के बच्चों की तुलना में तब से ही बढ़त हासिल थी, जब वे छोटी उम्र में ही पहली बार बीमार हुए थे। यह बिल्कुल आसमान में एक दरार की तरह था। अगर गरीब परिवारों के बच्चे राजा श्रेणी के विशेषज्ञ बनने के लिए भाग्यशाली भी होते, तो भी उन्हें अमीर परिवारों में पैदा हुए लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा खून खराबा और आंसू सहना पड़ता। गरीब परिवार में पैदा हुआ राजा श्रेणी का विशेषज्ञ हमेशा सबसे निचले पायदान पर ही रहता। झो लुओ को बहुत पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था। पहले हताश होने के बावजूद अब वह बहुत शांत था। गरीब परिवारों के बच्चों को बड़े होने की राह पर हमेशा परेशानियों और निराशा का सामना करना पड़ता है, और एक एक करके सभी बाधाओं को पार करना पड़ता है। दुख और विपत्ति के बीच जीवन का आनंद लेने के बावजूद वह वास्तव में अपना भाग्य बदलना चाहता था। झो लुओ को लगा कि वह अपनी यात्रा में एक नायक था। उनके विचार में दुनिया में केवल एक ही प्रकार की वीरता है, जीवन की सच्चाई को पहचानना और फिर भी उससे प्रेम करना। झो लुओ ने गिल्ड अलायंस में जाकर यह देखने की योजना बनाई थी कि क्या उसके लिए कोई उपयुक्त मिशन है। अचानक उसे वह आवेदन याद आया जो उसने तब जमा किया था जब उसने स्टार वेब पर पहले जिस छोटे स्टोर को फॉलो किया था, उसका ट्रेड मैसेज देखा था। लिसन अपने कमरे में बैठकर यह सोच रहा था कि किस प्रकार 270 वस्तुओं के टुकड़ों को पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी के पाउडर के साथ मिलाकर लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स को विकसित करने में मदद की जाए, जबकि साथ ही वह परचेज विद नो लॉस स्टोर में 30 फ्लावर ब्रोकेड मोतियों के लिए सदस्यों की बोलियों को रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि लिसन को पता था कि इनमें से अधिकतर लोग बड़े नामी लोग थे, फिर भी उनके प्रस्तावों ने उसे चिंतित कर दिया। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये बड़े लोग वास्तव में बहुत अमीर हैं। साथ ही वह यह भी महसूस कर सकता था कि जब लिन युआन ने उसे अपने फैन क्लब की कल्याण नीलामी का प्रबंधन करने के लिए कहा था, तब इन दिग्गजों का उसके प्रति रवैया बदल गया था। लिसन को अपनी खूबियां पता थीं और वह समूह में दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहता था। इस प्रकार वह समूह में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन यह सिर्फ एक रिश्ता था जहां वे पोस्टिंग के मामले में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। सुनो, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि समूह के कुछ बड़े लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वे उसके माध्यम से लिन युआन से अधिक फूल ब्रोकेड मोती का आदान प्रदान करना चाहते थे। चूंकि लिन युआन स्टार वेब संदेशों का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए कई लोग लिसन के माध्यम से लिन युआन से संपर्क करने का मौका पाना चाहते थे। उनकी विनती और सद्भावना के कारण लिसन ने उन्हें मना नहीं किया। इसके बजाय वह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लिन युआन ने बोली लगाने के लिए संसाधन निकाल लिए थे, और स्वाभाविक रूप से लिसन को अपनी पूरी ताकत से इन संसाधनों का लाभ अधिकतम करने में उसकी मदद करनी थी। हालांकि लिसन को इन व्युत्पन्न लाभों का अच्छा उपयोग करना था, ताकि लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के विकास में सूक्ष्म रूप से मदद मिल सके। अन्यथा यदि वह इस नेटवर्क संसाधन को बर्बाद करता, तो लिसन को लगेगा कि वह लिन युआन को उसके बारे में उच्च विचार रखने के लिए निराश करेगा। उसी समय उसने दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनी, और उसने लयबद्ध तरीके से अपनी उंगलियों से मेज पर 3 बार दस्तक दी। फई कियांकियोंग ने दरवाजा खोला और लिसन के पास आकर उससे सम्मानपूर्वक कहा, अध्यक्ष महोदय, मैंने गेंद नहीं फेंकी। बी चेंगू ने
पहले ही आयरन वॉल चैम्बर और ऑफ कॉमर्स के सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन फरे संसाधन मुझे सौंप दिए हैं। कृपया मुझे बताएं कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर लिसन ने संदेह से पूछा, आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स उन स्पिरिट बीस्ट संसाधनों को कैसे छोड़ सकता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्परिवर्तित फे का चयन कर सकते हैं? फेई क्यान क्योंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, अध्यक्ष महोदय, आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब एक उभरता हुआ गुट बन गया है, लेकिन इसमें एक भी क्रिएशन मास्टर नहीं है। बी चेंगहू को अपने क्लास 1 और क्लास 2 क्रिएशन मास्टर्स को जेंग परिवार को हस्तांतरित करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। वह स्पिरिट बीस्ट संसाधनों से घृणा करता है जिनके पास क्रिएशन मास्टर्स का समर्थन नहीं है, लेकिन उसने उन्हें निपटाने का मन नहीं बनाया है। फी कियानक्योंग बी चेंगहू और बी चेंगक सियोनक के सामने अपने उत्कृष्ट अभिनय कौशल की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। कुछ देर सोचने के बाद लिसन ने जवाब दिया, चूंकि आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स अपने हाथों से आत्मा जानवर के संसाधनों को जाने देना चाहता है, इसलिए हम उन्हें गुप्त रूप से ले लेंगे। फेई कियान क्योंग को बी चेंगू की अभिव्यक्ति याद आ गई जब उसने आत्मिक जानवरों और आध्यात्मिक सामग्रियों के बारे में बात की थी। उसने कहा, आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन आत्मिक जानवरों के संसाधन बिक जाने के बाद बी चेंगू झेंग परिवार के माध्यम से व्यवसाय की दिशा को उच्च स्तरीय लग्जरी संसाधनों की ओर मोड़ देगा। मुझे लगता है कि आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स की आध्यात्मिक सामग्रियों के बिकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब फेई क्यानकियोंग बोल रहा था तो उसने मेज के सामने बैठे लाल फिनिक्स जैसी आंखों वाले युवक की प्रशंसा की, जिसकी आंख के कोने में एक तिल था। लिसन ने जो कुछ उसे सिखाया था उसके आधार पर उसने बी चेंगू के साथ 1 घंटे तक बातचीत की थी। इससे पहले कि बी चेंगू ने आयरन वॉल चैम्बर और ऑफ कॉमर्स के विकास को उच्च स्तरीय लग्जरी संसाधनों में स्थानांतरित करने का दृढ़ निर्णय लिया। अन्यथा केवल अपने अभिनय कौशल के आधार पर और लिसन ने जो उसे सिखाया था उसके बिना, भले ही वह बी चेंगहू को मूर्ख बना सके, वह कभी भी उसकी महत्वाकांक्षा और विचारों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो पाता। लिसन ने अपनी अंगुलियों को मेज पर धीरे से टैप किया, क्योंकि वह अपने मन में तेजी से गणना कर रहा था। उच्च स्तरीय विलासिता संसाधनों के लिए आवश्यक निवेश कोई छोटी राशि नहीं है। यदि बी चेंगहू उस दिशा में विकास करने पर तुला हुआ है, तो वह अनिवार्य रूप से आपूर्ति एकत्र करेगा और अपने हाथों में मौजूद अन्य संसाधनों को थोड़ा-थोड़ा करके लगातार बाहर फेंकेगा। तो आपको बी चेंगू के लिए आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्पिरिट बीस्ट संसाधनों को बाहर फेंकते समय एक अच्छा काम करना चाहिए। केवल तभी जब आप बी चेंगू को सफलता का स्वाद चखने देंगे, तभी वह भविष्य में आपको ऐसे काम करने की अनुमति देगा। क्यानकियों को रोंगटे खड़े हो गए। कुछ-कुछ डर सा महसूस हुआ। लिसन शतरंज का कितना बड़ा खेल खेल रहा था। क्या वह आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निगलने वाला था? इससे पहले फी क्यानकियोंग ने लिसन और लिन युआन के बीच बातचीत सुनी थी और अस्पष्ट रूप से यह जान लिया था कि भविष्य में लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उच्च स्तरीय लग्जरी संसाधनों की दिशा में आगे बढ़ेगा। वे निश्चित रूप से आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ टकराव करेंगे। लिन युआन हर दिन लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सैकड़ों लग्जरी आइटम पहुंचाता था। भले ही आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो, लेकिन वह कब तक विरोध कर सकता था? फेई क्यानकियोंग को लगा कि वह ताकत के मामले में लिसन से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन चाहे उसकी युद्ध क्षमता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सामना करते समय ही अपनी नैतिकता को बनाए रख सकता था। हालांकि लिसन की रणनीति आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लाभप्रद स्थिति को खत्म कर सकती है। उस समय लिसन ने पूछा, आयरन वॉल द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति झेंग परिवार का रवैया कैसा है? फेई क्यानकियोंग लिसन के प्रश्न के बारे में ध्यान से सोच रहा था जब उसने कमरे के अंदर एक असामान्य रूप से बूढ़ी आवाज सुनी। आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स जेंग परिवार का कुत्ता मात्र है। आपको क्या लगता है इसका रवैया कैसा है? लिसन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वे उस छाया को घूरने लगे जो अचानक कमरे में दिखाई दी। यह धीरे-धीरे एक अजीब, भयंकर काले बाघ में बदल गई। यह बहुत बड़ा नहीं था और केवल 2 मीटर लंबा था, लेकिन इसमें 3 पुतलियां थीं जो ब्लैक होल की तरह थीं। इसका पूरा शरीर शरीर कवच से ढका हुआ था, जो एक कीट प्रजाति फय का था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर के ऊपर एक मोटी बिच्छू की पूंछ थी, जो उसके शरीर से भी लंबी थी। बिच्छू की पूंछ पर लगा डंक काले कोहरे में लिपटा हुआ था, जो साफ नहीं दिख रहा था। काली धुंध में से सिर्फ एक तेज ठंडी चमक ही दिखाई दे रही थी। अजीबोगरीब, खूंखार बाघ की पीठ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो लगभग समकोण पर झुका हुआ था। छड़ी को पकड़े हुए
उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वह खूंखार बाघ की पीठ पर मजबूती से खड़ा था। इस बूढ़े आदमी की बढ़ती आभा को महसूस करने और फिर दिन के दौरान फेई कियानकियों की आभा से इसकी तुलना करने पर लिसन महसूस कर सकता था कि इस कुबड़े बूढ़े आदमी की आभा स्पष्ट रूप से फेई कियानकियों की आभा से अधिक मजबूत थी। सुनो जल्दी से शांत हो गया और बोला, महामहिम झेंग परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें- इसलिए मुझे लगता है कि आप झेंग परिवार से होने चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के लोग कैसा महसूस करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि झेंग परिवार उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करता है। लिसन के बोलते ही फेई क्यानकियों को लगा कि वह अवाक रह गया है। फेई क्यानकियों, जो अंधविश्वासी नहीं था, वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो उसके लिए भविष्यवाणी करे और देखे कि वह दुर्भाग्य के देवता का पुनर्जन्म है या नहीं। उसे एक दिन में इतनी सारी अशुभ चीजों का सामना क्यों करना पड़ा? अजीब भयंकर बाघ की काली छाया का घेरा स्पष्ट रूप से एक डोमेन का प्रोटोटाइप था। हालांकि इसने अभी तक डोमेन नहीं बनाया था, लेकिन यह असीम रूप से करीब था। इसका मतलब था कि यह कुबड़ा बूढ़ा आदमी एक सच्चा राजा श्रेणी का विशेषज्ञ था। यहां तक कि फेई कियांकियोंग पूरी ताकत के साथ भी एक शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ की कुछ चालों को नहीं संभाल सकता था। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि उसका मुख्य परी रक्त दांतेदार क्रिकेट की इच्छा शक्ति ऋण छीन ली गई थी, और यह अब एक काल्पनिक नस्ल नहीं थी। कुबड़े बूढ़े ने लिसन की ओर देखा और उसकी आंखों में अफसोस की झलक दिखाई दी। फिर उसने फई कियांकियोंग की ओर देखा और कहा, आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के कुत्ते क्या सोचते हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वे अवज्ञाकारी हैं और शिष्यनता में आका नहीं है, तो वे ज्यादा प्रशिक्षण के साथ आज्ञा मानेंगे। हमारा झेंग परिवार उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता है। आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के विपरीत प्रीत जिसने अपने कुत्तों को उन्हें धोखा देने के लिए प्रशिक्षित किया था। आपको यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे दल बदलुओं को काबू नहीं किया जा सकता। युवा मास्टर झेंग के पास रहने वाला कुबड़ा बूढ़ा व्यक्ति, जिसे एल्डर न्यू के नाम से भी जाना जाता था, हैरान था। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स सिर्फ एक खाली शेल्फ थी। फये कियांकियों कितना अंधा था कि उसने लिसनिंग की मदद करने के लिए आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स को धोखा दिया। क्या इसका कारण यह खबर थी कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स को एक बड़े गुट का समर्थन प्राप्त हो गया है? यदि यह सच होता, तो क्या लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अब भी आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इतनी बुरी तरह दबाया जाता? क्या फेई कियांकियोंग मूर्ख था? क्या उसने ऐसी अफवाहों पर विश्वास किया था? यदि वह फेई कियांकियोंग कहता कि वह स्वयं को मिट्टी में दफनाकर शीघ्र ही इच्छा शक्ति ऋण को समझ सकता है, तो क्या वह वास्तव में ऐसा करेगा और दम घुट जाएगा? जब फेई कियांकियोंग ने इस कुबड़े बूढ़े आदमी की बातें सुनी और नया नाकाबिद के सुन, तो उसे अचानक कुछ दुख हुआ। अगर उसने पहले ही जीवन और मृत्यु के बीच जीने का विकल्प नहीं चुना होता, तो वह विल पावर रून का उपयोग करके लिसन का सेवक बनने और आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धोखा देने की कसम नहीं खाता। वह इतने सालों से आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए काम कर रहा था, और उसकी योग्यता और कड़ी मेहनत दोनों निश्चित रूप से बी चेंगक्सियोंग से ऊपर थी। हालांकि बी चेंगक्सियोंग को हर चीज पर संदेह करना पड़ा, और फेई क्यांकियों को उसकी अनम्यता को सहना पड़ा। जेंग परिवार की नजर में वह आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक कुत्ता मात्र था। इससे जेंग परिवार का सामना करते समय बी चेंगहू और बी चेंगक्सियोंग का उसके प्रति रवैया समझ में आता है। उस समय लिसन ने कहा, चूंकि आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स और जेंग परिवार कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपका उपनाम जेंग नहीं है ना? लिसन के शब्दों ने एल्डर न्यू के चेहरे के भाव तुरंत बदल दिए। उनकी आंखों में पछतावे की जगह उदासी ने ले ली। लिसन ने आगे कहा, मैं लिसन और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स कभी कुत्ते नहीं पालते। जब से फेई कैनकेओंग लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स में शामिल हुआ है, तब से वह अब से हमारा अपना है। फेई कैनकेओंग ने लिसन की ओर गहराई से देखा और अपने दो परियों को बुलाने से पहले एक कदम आगे बढ़ाया। डायमंड फैंटेसी माइंड कंट्रोलिंग सिल्कवर्म गू और डायमंड आईवी लीजेंड ब्लड टूथ हेड क्रिकेट को बुलाने के बाद उन्होंने लिसन के सामने रक्षात्मक रुख अपनाया। एल्डर न्यू ने अपनी छड़ी को काली आंखों वाले बिच्छू बाघ की पीठ पर थपथपाया। वह अपने मालिक के दिल में गुस्से को भांप गया, इसलिए उसने एक हिंसक लेकिन खामोश दहाड़ लगाई। तभी एक अजीब अंधेरी ऊर्जा की लहर फेई कियान क्योंग और लिसन पर छा गई।
फई क्यानक्योंग ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, मन को नियंत्रित करने वाले रेशम कीट गू गू जहर कोड़े मारने वाले स्पर्श का उपयोग करें। रक्त दांतेदार क्रिकेट क्रिकेट की आवाज का उपयोग करें। जैसे ही फेई क्यानक्योंग ने चिल्लाया, डायमंड टेसी आइटुम माइंड कंट्रोलिंग सिल्कवर्म गू ने अपने एंटीना से कोड़े जैसी रोशनी निकाली जो अंधेरे ऊर्जा तरंग से टकराई और उसका एक हिस्सा तीतर बितर हो गया। हालांकि इस डार्क एनर्जी तरंग ने तरंगित होते समय अपना रूप पुनः प्राप्त कर लिया। फिर रक्त दांतेदार झींगुर ने तुरंत एक हिंसक भिनभिनाने वाली ध्वनि निकाली और अदृश्य और द्रव्यमान रहित हिंसक ध्वनि तरंगों की परतें डार्क एनर्जी तरंग में टकराईं। दुर्भाग्य से यह एक धारा में फेंके गए पत्थर की तरह था। यद्यपि काली ऊर्जा की लहरें उठीं, लेकिन यह काली ऊर्जा की लहरों को उन दो लोगों की ओर जाने से नहीं रोक सकी। इससे अब भी कैसे लड़ा जा सकता है? फे कियांग आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। ब्लड टूथेड क्रिकेट हमेशा से उसका मुख्य फे था। हालांकि उसकी इच्छा शक्ति ऋण को हटा दिया गया था और वह फैंटेसी आइटाई से एक नियमित फय में गिर गया था। भले ही उसके पास अभी भी डायमंड बाय फैंटेसी चई माइंड कंट्रोलिंग सिल्कवर्म गु था, वह अपनी पिछली युद्ध क्षमता के 30% तक भी नहीं पहुंच सका। फेई ज्ञानकियोंग ने शीघ्रता से अपने शरीर से आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा को मन नियंत्रण करने वाले रेशम कीट गू में प्रवाहित किया, जिससे उसके शरीर पर लाल सुनहरी चमक तुरंत चमक उठी। रेशमी और चमकदार लाल सुनहरे रेशमी धागे तेजी से मन नियंत्रण करने वाले रेशम कीट गुश के शरीर से बाहर निकले और फिर कसकर एक दूसरे में गूंथ गए, जिससे गहरे लाल धब्बों से ढके 3 लाल सुनहरे रिबन बन गए। मन को नियंत्रित करने वाले रेशम कीट को मेरे सामने माइंड वॉल रिबन की एक स्ट्रैंड का उपयोग करें और लिसन के सामने 2। मन को नियंत्रित करने वाला रेशम कीट को अपने मालिक की बातें सुनकर थोड़ा हिचकिचाया। उसे समझ में नहीं आया कि उसका ठेकेदार उन लोगों में से एक को क्यों बचाना चाहता था जिन्होंने दिन में खुद पर और ब्लड टूथेड क्रिकेट पर हमला किया था। हालांकि एक युद्ध में फेई क्यानकियोंग के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के कारण मन नियंत्रण रेशम कीट गु ने वैसा करने में संकोच नहीं किया जैसा उसे कहा गया था। उसी समय अंधकारमय ऊर्जा की लहरें पास आईं और फेई क्यानकियोंग तथा लिसन को उड़ा दिया। मन को नियंत्रित करने वाले रेशम कीट गू के मन दीवार रिबन की दोहरी सुरक्षा के कारण लिसन को महसूस हुआ कि उसकी रक्त ऊर्जा बढ़ रही थी। चूंकि फेई क्यानकियोंग के पास माइंड वॉल रिबन से सुरक्षा की एक परत कम थी, इसलिए उसकी नाक से लाल रक्त बहने लगा, जिससे इस अंधेरे ऊर्जा तरंग के क्षरण के कारण उसकी सफेद दाढ़ी दागदार हो गई। फेई क्यानकियोंग ने खड़े होकर धीरे से लिसन से कहा, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे कब तक रोक सकता हूं। अपने फे को बुलाओ और दीवार तोड़कर भाग जाओ। जब लिसन ने फेई कियानकियोंग की बातें सुनी, उसने कि मैं ये समान यानी नहीं, तो उसने भी उसकी ओर गहराई से देखा, ठीक उसी तरह जैसे फेई कियानकियोंग ने पहले उसकी ओर देखा था। हालांकि लिसन भागने का इरादा नहीं रखता था। फेई कियानकियोंग के विपरीत राजा श्रेणी का विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। फेई कियानकियोंग कुबड़े बूढ़े आदमी की परी की दहाड़ से उत्पन्न अंधेरे ऊर्जा तरंगों को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। अगर वह भाग भी गया तो बच कैसे पाएगा? इस कुबड़े बूढ़े आदमी की शक्ल फेई कियानकियोंग से अलग थी। खून खराबे की मां ने फेई कियानकियोंग के निशान खोज लिए थे और वह इसलिए आया था क्योंकि उसके शब्दों ने उसे क्रोधित कर दिया था। हालांकि यह बूढ़ा आदमी अपने और फी कियानकियोंग के बीच की बातचीत सुनने के बाद आया था। जेंग परिवार की ओर से उसके आने का उद्देश्य लिसन की जिंदगी काटना होना चाहिए। हालांकि लिसन भागने की योजना नहीं बना रहा था, फिर भी उसने अपने 2 फे को बुलाया। उनमें से एक दर्द भ्रमकारी लोमड़ी थी, जिसे उसने पहले लिन युआन के साथ स्रोत प्रकार की वस्तुओं और दिन और रात की आत्मा चांदी के लिए आदान प्रदान किया था, जबकि दूसरा एक 3 पूंछ वाला लाल लोमड़ी था, जिसका फर बहुत सुंदर रंग का था। पीछे की ओर इसकी 3 शराबी पूंछ एक खिलते हुए 3 पंखुड़ी वाले क्रेबएपल की तरह थीं। उस समय कुबड़ा बूढ़ा आदमी अफसोस जताते हुए बोला, एक सिल्वर वीआई ए फैंटेसी आई पेन इल्यूसरी फॉक्स एंड एक सिल्वर आई बाई फैंटेसी आई थ्री टेल्ड क्रिम्सन फॉक्स। ऐसा लगता है कि आपने लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण के दौरान अपने ऊपर बहुत सारे संसाधन खर्च किए हैं। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत छोटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। आपके जैसे फे को पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। लिसन का चेहरा वैसा ही था, लेकिन उसे अपने मृत रिश्तेदारों की याद आ गई। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स अब एक छोटा चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स था, लेकिन पहले जैसा नहीं। वह अपने परिवार की अप्रतिबंधित भक्ति और देखभाल के कारण
3 पूंछ वाले क्रिम्सन फॉक्स जैसे उच्च गुणवत्ता वाले परी को प्राप्त करने में सक्षम हो सका था। लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विकास के लिए उनकी ताकत के महत्व को भी लिसनिंग ने समझा। इसलिए लिसन ने लिन युआन के व्यापार संदेश को देखने के बाद वह उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य फे के बदले में स्रोत प्रकार की वस्तुओं को लेने के लिए तैयार हो गया था। लिसन ने डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर की पीठ पर खड़े कुबड़े बूढ़े आदमी की ओर एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम मुझे मारने आए हो। क्यों ना मैं तुम्हें लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स दे दूं और तुम फेई कियानकियोंग को जाने दो। फेई कियानकियोंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और असमंजस में लिसन को देखा। लिसन ने धीरे से अपनी आंखें फेई कियानकियोंग की ओर उठाई और फिर डायमंड फैंटेसी आई माइंड कंट्रोलिंग सिल्कवम गू की ओर। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कुबड़े बूढ़े आदमी की ओर देखा। फेई कियानकियोंग समझ गया कि लिसन का क्या मतलब है। वह लिसन का सेवक था। जब उसने विल पावर रून के साथ शपथ ली थी, तो उसने वफादारी के लिए मृत्यु अनुबंध की शपथ ली थी। अगर लिसन की मृत्यु हो जाती, तो विल पावर रून के प्रतिशोध के कारण फेई कियानकियोंग भी अपनी जान गंवा देता। लिसन के निर्देशों के आधार पर फेई कियानकियोंग ने गुप्त रूप से अपने शरीर की सभी आध्यात्मिक क्यूई को मन नियंत्रण करने वाले रेशम कीट गू के शरीर में बिना किसी निशान के प्रवाहित कर दिया और लिसन के अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गया। एल्डर न्यू के मुंह के कोनों पर अचानक एक मुस्कान उभर आई, मानो वह मजाक कर रहा हो। लिसन की ओर उसकी नजर में भी जांच और चंचलता थी। क्या तुम मेरे सामने अपना मालिक सेवक वाला रिश्ता दिखा रहे हो? मैंने पहली बार ऐसा मालिक देखा है जो अपने कुत्ते के लिए मरने को तैयार है। तुम लोगों को ऐसी सस्ती तरकीबों की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह मेरी आंखों के सामने एक शानदार रिबन की तरह स्पष्ट है। ऐसा कहने के बाद एल्डर न्यू ने अपनी छड़ी ऊपर फेंकी, जिसने हवा में ही अपना आकार बदल लिया और एक अजीब और गरीब टैडपोल में बदल गया, जो हथेली के आधे आकार से भी छोटा था। इसके किनारों पर 7 या 8 तंत्रिका नलिकाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक पर मिश्रित आंखें उग रही थीं। इस डार्क स्पिरिट आई टैडपोल के साथ आध्यात्मिक शक्ति में थोड़ा सा भी परिवर्तन मेरी धारणा से बच नहीं सकता है। डार्क स्पिरिट आई टैडपोल डार्क स्पिरिट कन्फाइनमेंट का उपयोग करें। जैसे ही काली आंखों वाले बिच्छू बाघ पर खड़ा यह बूढ़ा आदमी बोला, काली आत्मा वाली आंख वाले टैडपोल की तंत्रिका नलिकाओं पर स्थित मिश्रित आंखें टिमटिमा उठीं और पूरे कमरे की रोशनी गायब हो गई। लिसन और फेई क्यांग कान क्यों जो मन को नियंत्रित करने वाले रेशम कीट गूमे आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित कर रहे थे, ने पाया कि उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति सीमित हो गई थी। लिसन को लगा जैसे उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति क्रिस्टलीय पदार्थ में बदल गई है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फई कियांकियों को भी लगा कि हालांकि उसके शरीर में सीमित आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल क्रिस्टल जितना मुश्किल नहीं था, लेकिन यह चिपचिपे डामर से अलग नहीं था। इसी समय मन नियंत्रण करने वाले रेशम कीट गू के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह इतना धीमा था कि उसकी पिछली तात्कालिक क्षमताओं के उपयोग के लिए अब कुछ सेकंड की तैयारी के समय की आवश्यकता थी। इस स्थिति को भांपते ही फेई कियानकियोंग खुद को रोक नहीं सका और एक लंबी सांस छोड़ी। यह एक और परी है जो सुजैन तक पहुंचने वाली है। ये लड़ाई अब भी कैसे लड़ी जा सकती है? इसका कोई रास्ता नहीं है। कुबड़ा बूढ़ा आदमी एल्डर न्यू अपने हाथ में डार्क स्पिरिट आई टैडपोल को सहलाया, लिसन को देखा और कहा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को सील कर दिया गया है, इसलिए अब और विरोध मत करो। जीवन के अंतिम मूल्य को समझो। काली आंखों वाले बिच्छू बाघ, उन 6 इकाइयों को आज रात अपने मध्य रात्रि के नाश्ते के रूप में लो। इन्हें जल्दी से खा लो ताकि मैं यंग मास्टर झेंग को इसकी रिपोर्ट कर सकूं। अपने ठेकेदार का आदेश पाते ही काली आंखों वाले बिच्छू बाघ की बिच्छू की पूंछ की छाया में छिपी तीक्ष्णता बाहर आ गई और उसकी काली पूंछ का हुक चमक उठा। अंधेरे डोमेन प्रोटोटाइप की एक परत के साथ 6 हुक वाली छायाओं ने 4 फये की ओर एक हमला शुरू किया, जिन्हें लिसन और फेई कियानकियोंग ने बुलाया था। फेई कियानकियोंग का चेहरा पीला पड़ गया। डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर के हमले में डोमेन पावर की एक परत भी शामिल थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति को सील कर दिया गया था, इसलिए वह चाहकर भी मन को नियंत्रित करने वाले रेशम कीट गू को माइंड वॉल रिबन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता था। क्या मन नियंत्रण करने वाला रेशम कीट गू सचमुच डोमेन शक्ति वाले इस हमले को रोक सकता है, भले ही उसने माइंड वॉल रिबन का उपयोग किया हो? जैसे ही ये 6 झुकी हुई परछाइयां 4 परियों पर उतरीं, कमरे के बीच में कहीं से एक मुट्ठी के आकार का गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाला गेंद के आकार का फूल प्रकट हुआ। यह हवा में धीरे धीरे घूम रहा था और अद्भुत लग रहा था। 6 हुक्नुमा छायाओं को
गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाले गेंद के आकार के फूल में खींचा गया और गुलाबी बैंगनी पंखुड़ियों की परतों द्वारा कुचल दिया गया। कहीं से एक स्पष्ट लेकिन असामान्य रूप से कोमल आवाज सुनाई दी। आपने अभी जो कहा वह सही नहीं है। आत्मा की क्यूई में और भी उतार चढ़ाव हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। लिसन और फेई कियांकियोंग दोनों ने सोचा था कि उनके लिए इस आपदा से बच पाना कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक गुलाबी बैंगनी कढ़ाईदार गेंद के आकार के फूल ने वास्तव में उन दोनों को बचा लिया था। सुनकर उसे तुरंत लिन युआन का ख्याल आया। उसने इस गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाले गेंद के आकार के फूल को देखा और उसका दिल मन की शांति से भर गया। हालांकि यह उसके सामने नहीं रुका, लेकिन यह एक पूर्ण बचाव की तरह था। इसने उस शक्ति को भी छीन लिया था जो उसे विपरीत दिशा से प्राप्त हुई थी, जबकि यह खूबसूरती से घूम रहा था। कुबड़ा बूढ़ा आदमी घबरा गया और डार्क स्पिरिट आई टेडपोल को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी स्पिरिट क्यूई का सेवन किया। आइयन जिससे मिश्रित आंखों में छिपी उसकी मुख्य आंख चमक उठी। हालांकि उसने पाया कि वह इस गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाले गेंद के आकार के फूल की आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव को उसकी मुख्य आंख से नहीं देख सकता था। बिना सोचे समझे उसने अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को निकाल लिया और एक शीर्ष ए रैंक आत्मा क्यूई पेशेवर के शरीर के अंदर की लगभग सारी आत्मा क्यूई को इस काली आंखों वाले बिच्छू बाघ को प्रदान कर दिया, जो सुजैन तक पहुंचने वाला था। काली आंखों वाले बिच्छू बाघ का काला कीट कवच तुरंत प्रकाशित हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने इस कमरे के सारे प्रकाश को अंधकार में खींच लिया है तथा इसके बाद इस कमरे के अंदर की दुनिया को अंधकार की दुनिया में बदल दिया है। काली आंखों वाले बिच्छू बाघ की पूंछ एक अजीब आवृत्ति के साथ हिली और अंततः सीधे उसकी पीठ पर कीट कवच में जा धंसी। वह काली ऊर्जा जो मूल रूप से पूंछ के सिरे पर लिपटी हुई थी, उसे काली आंखों वाले बिच्छू बाघ के शरीर में बेतहाशा इंजेक्ट किया गया, जिससे काली आंखों वाले बिच्छू बाघ के आसपास का क्षेत्र और भी ठोस हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे काली आंखों वाले बिच्छू बाघ के शरीर का पिछला आधा हिस्सा अंधेरे में छिपा हुआ था। इसके तुरंत बाद काली आंखों वाले बिच्छू बाघ की तीन काली आंखें अचानक काली ऊर्ध्वाधर पुतलियां वाली तीन विचित्र आंखों में बदल गईं, जो तेजी से घूम रही थीं, मानो उसके आसपास के क्षेत्र की शक्ति में वृद्धि हो रही हो। डोमेन शक्ति लगातार ठोस बने रहने की अपनी मूल स्थिति से अचानक फैल गई और हवा में घूमते हुए गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाले गेंद के आकार के फूल को घेर लिया और उसे पूरी तरह से अंधेरे डोमेन में खींचने की कोशिश की। एक बार फिर सामान्य रूप से कोमल आवाज हवा में गूंजी, जब तक आप सुजरेन तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपके पास कोई डोमेन नहीं है। आपका डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर केवल डायमंड एक्स फैंटेसी आईवी पर है। भले ही आप डोमेन की दहलीज तक पहुंच जाएं, आप केवल इसके स्वरूप को ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके सार को नहीं। हमला करने के लिए डोमेन को सक्रिय करना केवल छोटी छोटी महत्वहीन बातों पर ध्यान देना है और जरूरी बातों को नजरअंदाज करना है। अंधकार क्षेत्र जो लगातार फैल रहा था, उसने धीरे धीरे घूम रहे फूल को अपनी ओर खींच लिया था। हालांकि अंधेरे क्षेत्र में डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर एल्डर न्यू ने पाया कि गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाला गेंद के आकार का फूल अभी भी क्षेत्र में मौजूद नहीं था। वह उसे घूरता रहा और उसकी आवाज असामान्य रूप से गंभीर थी। वहां कौन है? एल्डर न्यू का दिल पूरी तरह से डूब चुका था और उनके मन में बेतुकी भावना उत्पन्न हो गई थी। वह एक शिखर राजा श्रेणी विशेषज्ञ था। केवल एक ही चीज जो उसके अनुबंधित डायमंड आर्ट फैंटेसी तीन डार्क स्पिरिट आई टेडपोल पूर्ण शक्ति पहचान क्षमता से बच सकती थी, वह थी सुजरेन मिथ ब्रीड फे। यह मिथ ब्रीड फे कम से कम मिथ 2 होना चाहिए, जो चुपके से काम करने में अच्छा हो। एल्डर न्यू को लगा कि भले ही डार्क स्पिरिट आई टैडपोल लक्ष्य के अस्तित्व का पता नहीं लगा सके, लेकिन डायमंड एक्स फैंटेसी 4 डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर का डोमेन ऐसा कर सकता है। कुछ सेकंड पहले तक वह स्पष्ट रूप से एक उग्र शिकारी था जो दो तुच्छ शिकारों के साथ खेल रहा था, लेकिन पलक झपकते ही दुनिया बदल गई। अब वह शिकार था। एक असामान्य रूप से कोमल आवाज में हंसी की झलक थी। जब से तुम इस कमरे में आए हो, मैंने तुम्हें बेबाक बोलते देखा है। मैं तुमसे पहले यहां आया था, फिर भी तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं। मुझे ही तुमसे यह पूछना चाहिए था। फेई कियांकियोंग ने बड़ी मुश्किल से मुंह में लार भरी। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थक अजीब मुखौटा पहने हुए युवक की पृष्ठभूमि क्या थी?
यह मिथ ब्रीड फे स्पष्ट रूप से वह नहीं था जो दिन के समय नकाबपोश युवक का पीछा कर रहा था। वह काफी भाग्यशाली थे कि उन्हें एक ही दिन में दो सुजरेन मिथ नस्ल के पक्षी देखने को मिले। सुजरेन मिथ नस्ल के फय कब से इतने बेकार हो गए? किसी कारण से। गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाला गेंद के आकार का फूल जो हवा में खूबसूरती से घूम रहा था, उसमें थोड़ी सी भी आभा नहीं दिख रही थी। लेकिन उसके अस्तित्व ने उसे एक दबाव महसूस कराया, जैसे कि एक जैक ने उस पर दबाव डाला हो। 그리고 저도 한번 사실 이렇게 말하면 죽을 생각도 한번 했었었는데 근데 एल्डरन्यू ने गहरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, महामहिम, लिसनिंग हेरॉन चैम्बर और ऑफ कॉमर्स कुछ ऐसा है जिसे मेरा झेंग परिवार प्राप्त करना चाहता है। सुनिए, आज रात मेरा झेंग परिवार भी किसी को मारना चाहता है। जैसे ही एल्डर न्यू ने यह शब्द कहे, असामान्य रूप से कोमल आवाज में ठंडक का एक संकेत छा गया। क्या मैं वह वस्तु नहीं रख सकता जिसे झेंग परिवार पाना चाहता है, और वह व्यक्ति जिसे वह मारना चाहता है? यह असामान्य रूप से कोमल आवाज गिरी और मध्य हवा में हल्के से घूमता हुआ गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाला गेंद के आकार का फूल अचानक उज्ज्वल गुलाबी चमक में खिल गया। कढ़ाईदार गेंद के आकार के फूल से अनगिनत गुलाबी बैंगनी पंखुड़ियां निकलकर हवा में नाचने लगीं। पंखुड़ियां सुंदर थीं, 8 अमर दैत्यों द्वारा पहने जाने वाले इंद्रधनुषी रंग के कपड़ों की तरह, और उनमें गहरे मध्य ग्रीष्म की झलक थी। उसी समय एक कोमल मुलायम आवाज सुनाई दी, मिडसमर केज। क्षण यह कोमल आवाज गूंजी। गुलाबी बैंगनी पंखुड़ियों ने इस अंधेरे क्षेत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे भोर ने अंधेरे को भगा दिया था। तब एल्डर न्यू ने पाया कि ये गुलाबी रंग की पंखुड़ियां एक दूसरे के साथ मिलकर उन्हें उनके सिकुड़े हुए काले आंखों वाले बिच्छू बाघ और काली आत्मा वाली आंख वाले टेडपोल को एक बेड़ी की तरह जकड़ रही थीं। इस पंखुड़ी की सीमा के अंतर्गत वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता था या अपने शरीर में आत्मा क्यूई को प्रवाहित नहीं कर सकता था। उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था, बिल्कुल एक मेमने की तरह जो वध किए जाने का इंतजार कर रहा था। अचानक प्रकट हुई असामान्य रूप से कोमल आवाज शांत थी, लेकिन जो शब्द निकले वे उपहासपूर्ण लग रहे थे। आपने अभी जिस आध्यात्मिक शक्ति के बंधन का गर्व से प्रयोग किया है, उसकी तुलना में आपको मेरी यह युक्ति कैसी लगी? लिसन के पास एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी कलाई पर बंधे कंगन को हल्के से हिलाया। इस कंगन में बहुत सारे गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाले गेंद के आकार के फूल भी थे, और हिलाने पर यह टकराने जैसी तीखी आवाज पैदा करता था। हवा में घूमता हुआ गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाला गेंद के आकार का फूल महिला की कलाई की ओर उड़ गया और सिकुड़ गया, मानो उसे अपना घर मिल गया हो। यह गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाले गेंद के आकार के फूल के पेंडेंट में बदल गया, जो अन्य पेंडेंट के समान ही था। एल्डन्यू अपनी आवाज में अवर्णनीय आश्चर्य के साथ चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। फे वेपनाइजेशन, आप वास्तव में मिथक 3 पर हैं। एंडलेस समर ने उसके विस्मय को नजरअंदाज कर दिया और अपनी उंगलियां चटकाते हुए धीरे से चिल्लाया, ज्ञान का नियम, इच्छा शक्ति की जांच। जैसे ही एंडलेस समर ने यह कहा, एल्डर न्यू को एक तरह का दर्द महसूस हुआ, जैसे उनके आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में कोई कील चुभ गई हो। दर्द की इस पीड़ा के बाद वह सामान्य हो गया। एल्डर न्यू ने पाया कि उनके शरीर में कोई असामान्यता नहीं थी। उस समय एंडलेस समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुत्तों के बारे में बहुत बातें करते सुना, लेकिन पता चला कि तुम तो सिर्फ एक नौकर हो। कितनी विडंबना है। एल्डर न्यू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एंडलेस समर ने कहा, लोग खुद को महत्व देते हैं, और सभी जीवित चीजों को इंसान कहा जा सकता है। अगर आप दूसरों को कुत्ते समझते हैं, तो आप वास्तव में कुत्ते हैं। चूंकि आपने इच्छा शक्ति ऋण की कसम खा ली है, इसलिए आपको रखने का कोई फायदा नहीं है। एल्डर न्यू ने कभी नहीं सोचा था कि लिसन ने जो खबर फैलाई थी कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के पास एक समर्थक है, वह सच थी। इसका समर्थक निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। अन्यथा अपने शिखर राजा श्रेणी की ताकत को देखते हुए वह यंग मास्टर झेंग के कार्य को पूरा करने में असमर्थ होकर एक निराशाजनक स्थिति में नहीं पहुंचता। एल्डर न्यू ने जल्दी से कहा, मैंने झेंग परिवार की तीसरी वंशावली के परिवार के मुखिया के प्रति इच्छा शक्ति ऋण के साथ निष्ठा की शपथ ली। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एंडलेस समर ने फिर से अपनी उंगलियां चटकाईं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है डार्क टाइप फे से। ऐसे फे को मर जाना चाहिए, खास तौर पर यह काला बाघ जो खाने के लिए दिल निकालना पसंद करता है। आत्मज्ञान का नियम, मन शांत है। जैसे ही एंडलेस समर ने अंतिम शब्द कहा, एल्डर न्यू, डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर और डार्क स्पिरिट आई टैडपोल मृत मौन की स्थिति में चले गए, जैसे कि वे एक
अंतहीन लंबी नींद में प्रवेश कर गए हों। फिर एंडलेस समर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे कसकर जकड़ा और चिल्लाया, ब्लूम! समर के शूटिंग स्पीयर्स! मिड समर पिंजरा, जिसमें एल्डर न्यू, डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर और डार्क स्पिरिट आई टेडपोल को कैद किया गया था। पलक झपकते ही तीन गुलाबी बैंगनी पंखुड़ी भालों में बदल गया। जिस क्षण भाले संघनित हुए, वे हृदय में घुस गए। शिखर राजा श्रेणी के विशेषज्ञ एल्डर न्यू, डायमंड एक्स फैंटेसी आईवी, डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर और डायमंड एट फैंटेसी दो डार्क स्पिरिट आई टेडपोलिन, तीनों शूटिंग स्पीयर्स ऑन ऑफ समर के कारण बिना किसी संघर्ष के अपनी नींद में मर गए। फेई क्यांग पूरी तरह से हैरान हो गया और उसने अपनी हथेलियों पर बहुत पसीना महसूस किया, जिससे उसकी हथेलियां पूरी तरह गीली हो गईं। बी चेंगू ने उसे आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के रक्षक के रूप में विल पावर रून के साथ शपथ लेने का भी संकेत दिया था। हालांकि ऐसा बनने में आमतौर पर कोई प्रतिबंध नहीं था, और वह एक नौकर की तरह नहीं होगा जहां उसका जीवन किसी और के विचारों के हाथों में था। विल पावर रून से निष्ठा की शपथ व्यापार शपथ से अलग थी। निष्ठा की शपथ जीवन में केवल एक बार ही ली जा सकती थी। अगर वह किसी गुट या व्यक्ति की सेवा करने के लिए रक्षक बनना चुनता है, तो यह जीवन भर की बात होगी। भले ही वह जिस व्यक्ति की रक्षा कर रहा था उसकी मृत्यु हो जाए या घुट का सफाया हो जाए, फिर भी निष्ठा की शपथ दूसरी बार नहीं ली जा सकती। फेई क्यान क्यों अब खुश था कि उसने आयरन वॉल चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली थी, भले ही बी चेंगहू उसे संकेत दे रहा था। अगर उसने सचमुच ऐसा किया होता, तो सुबह होते होते उसकी मौत हो जाती। उसके सामने खड़ा यह कुबड़ा बूढ़ा आदमी इसका उदाहरण था। एंडलेस समर ने अपने कंगन पर लटकी गुलाबी बैंगनी धातु की घंटी को हिलाया। डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर और डार्क स्पिरिट आई टेडपोल की लाशों को एंडलेस समर के गुलाबी बैंगनी घंटी के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज में इकट्ठा किया गया, और इसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ग्रीष्म ऋतु के शूटिंग स्पीयर्स ने दो डायमंड फैंटेसी नस्ल के परियों को उनकी निष्क्रियता के दौरान मार डाला था, इसलिए वे अपनी अधिकतम अखंडता को बनाए रखने में कामयाब रहे। सुनो, जल्दी से एंडलेस समर की ओर झुककर अपना आभार प्रकट किया और कहा, वरिष्ठ, बचाव के लिए आने के लिए धन्यवाद। एंडलेस समर ने पलटकर लिसन की ओर देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, यंग मास्टर ने मुझे इस अवधि के दौरान इस जगह की रखवाली करने की व्यवस्था की है। तुम बिना किसी चिंता के अपनी योजनाओं पर काम करते रहो। यह सुनकर लिसन को अब अपने भविष्य की सुरक्षा की चिंता नहीं रही। चूंकि झेंग परिवार ने उसे मारने के लिए एक शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को भेजा था, इसलिए यह कहना वैसा ही था जैसे कि झेंग परिवार ने उसे मारने का मन बना लिया था। जब तक वह जीवित है, झेंग परिवार के पास उससे वह पाने का कोई साधन नहीं होगा जो वे चाहते हैं। भविष्य में उसे जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा, वे कभी खत्म नहीं होंगे। फेई क्यान अपने चेहरे पर एक उल्लासमय भाव को व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। उसकी सुरक्षा को सुजरेन मिथ 3 के साथ गारंटीकृत माना जा सकता है, जो बॉडी वेपनाइजेशन का उपयोग कर सकता है। वह तो बस एक ही दिन में 2 बार जीवन और मृत्यु का अनुभव करने की भावना से डरता था। फेई क्यानकियोंग को अचानक महसूस हुआ कि आत्मा क्यूई पेशेवरों की लड़ाई बहुत उबाऊ थी और अभिनय अधिक दिलचस्प था। अंतहीन समर ने अपनी आंखों में स्वीकृति के भाव के साथ फेई क्यानकियोंग की ओर देखा। उसने अपना हाथ घुमाया। एक इच्छा शक्ति रून जिसमें खून था, उसे रक्त दांतेदार क्रिकेट में इंजेक्ट किया गया। फेई क्यानकियोंग ने इस इच्छा शक्ति ऋण को महसूस किया और उसका शरीर थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसी समय उसके कानों के पास एक असामान्य रूप से कोमल आवाज सुनाई दी, तुमने अभी अच्छा काम किया। सिस्टर ब्लड ने परिस्थिति के आधार पर तुम्हारी रक्त विष इच्छा शक्ति लौटाने को कहा है। मैं अभी सीधे तुम्हें दे दूंगी। फेई क्यानकियोंग इस हद तक उत्साहित था कि वह बेसुध हो गया था, लगभग थोड़ा सा घुट रहा था। जब ब्लड टूथेड क्रिकेट एक काल्पनिक नस्ल का फी था, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके पदावनत होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि शक्तिहीनता की भावना कितनी हताश करने वाली थी। सौभाग्य से उसने रक्तविष इच्छा शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था। भले ही रक्त दांतेदार क्रिकेट को अपनी पूरी ताकत पर वापस आने से पहले गर्म पोषण की अवधि की आवश्यकता थी, लेकिन इस रक्तविष इच्छा शक्ति के बिना के फेई क्यानकियोंग वास्तव में निश्चित नहीं था कि क्या वह इस जीवन काल में रक्त दांतेदार क्रिकेट के लिए उपयुक्त इच्छा शक्ति ऋण को समझ सकता है। मुझे 50% चाहिए। समुद्र ने 3 तरफ से नील शहर को घेर रखा था और संयोग से उस दिन हवा तेज हो गई थी।
लहरें किनारे पर चट्टानों से टकरा रही थीं, जिससे उग्र लहरों की आवाजें पैदा हो रही थीं। समुद्र तट पर रहने वाले लोग इस ध्वनि के आदी होते हैं। जब वे इस ध्वनि के साथ सोते हैं, तो वे अधिक गहरी नींद सोते हैं। इंडिगो एज्योर सिटी के बीच में एक आलीशान ढंग से सुसज्जित हवेली थी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखों में भयावह भाव लिए हुए उत्साहपूर्वक कहा, दूसरे युवा मास्टर, क्या मेरे शतरंज के मोहरे आपकी पसंद के अनुसार जेड बनावट वाले आबनूस और जेड बनावट वाले सफेद चंदन से तराशे गए हैं? अगर वे हैं और मैं मामा का मैन हुए, तो जब आप वापस जाएंगे तो मैं किसी को ये ओथेलो के टुकड़े आपके पास भेज दूंगा। यह तथाकथित दूसरा युवा मास्टर एक दुबला पतला युवक था, जिसने क्रिएशन मास्टर की लंबी पोशाक पहन रखी थी। वह वहां खड़ा था और अपनी उंगलियों से अलमारियों पर रखी किताबों की पंक्तियों को गिन रहा था। अधेड़ उम्र के उस आदमी की बातें सुनकर, जिसने दुष्ट आंखों से देखा, उसने बिना पीछे देखे हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने अपने अध्ययन कक्ष में कभी भी जेड बनावट वाले ओथेलो शतरंज के टुकड़े नहीं रखे। मैंने केवल पूरी तरह से जेड बनावट वाले टुकड़े रखे। पूरी तरह से जेड बनावट वाले ओथेलो टुकड़ों की बात करें तो मेरे पास 2 बर्तन हैं। तीसरे अंकल, अगर आपको वे पसंद हैं तो मैं किसी को एक पॉट भेज दूंगा ताकि आप अपना क्षितिज बढ़ा सकें। क्रिएशन मास्टर की लंबी पोशाक पहने इस युवक के शब्दों ने भयावह आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर उत्साहपूर्ण मुस्कान को रोक दिया और उसे शर्मिंदा कर दिया। जैसे ही वह बोलना चाहता था, दूसरे युवा मास्टर ने कहा, तीसरे चाचा, आपका तीसरा वंश हमेशा अपतटीय तट संसाधनों पर कदम रखने से डरता रहा है। कीयू परिवार और वेई परिवार द्वारा निशाना बनाए जाने से डरता है। साथ ही अन्य वंश गुप्त रूप से परेशानी पैदा करते हैं। मैं जिंग कायुआन मुख्य परिवार में आपको अपना समर्थन दे रहा हूं। फिर भी आपने अपतटीय तटीय संसाधनों का वह प्रतिशत नहीं बताया जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं। क्या तुम मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हो, जिंग कायुआन? केवल जेड बनावट वाले ओथेलो के टुकड़ों के एक बर्तन को अपनी ईमानदारी के प्रतीक के रूप में लेकर। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर और भी शर्मिंदगी थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, दूसरे युवा मास्टर तीसरे वंश का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आंखें, इसलिए हम आपको संसाधन देने के बारे में कैसे भूल सकते हैं? द्वितीय युवा मास्टर तीसरे वंश द्वारा आपको अपतटीय तटीय संसाधनों के विकास से प्राप्त आय का 30% देने के बारे में क्या सोचते हैं? चेंग कायुआन ने अपने हाथ की एक लहर से एक काले और एक सफेद पूंछ वाले छोटे से सेबल को बुलाया। जब उसे बुलाया गया, तो उसने जेड टेक्सचर्ड आबनूस और सफेद चंदन से बने ओथेलो के टुकड़ों से भरे बर्तन को देखा। वह तुरंत फुर्तीला हो गया और अपनी नम आंखों से अपने मालिक की ओर देखने लगा। जैसे ही जेंग कायुआन ने अपने सिकुड़े हुए छोटे सेबल को देखा, उसके चेहरे पर कोमलता का भाव प्रकट हुआ। चलो, सेन लुओ और खाओ। अपने मालिक की अनुमति से एक काली और एक सफेद पूंछ वाला छोटा सा साबल शतरंज के मोहरों से भरे बर्तन में सीधा घुस गया और चट चट की आवाज के साथ शतरंज के मोहरों को कुतरने लगा। जेंग कायुआन ने अपनी आस्तीन पर लटके हुए सैबल के बालों को धीरे से सहलाया। उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और कहा, तीसरे अंकल, मेरा यिन यांग सेनलुओ सैबल भूखा है। मैं इस छोटी सी चीज को खाने से नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि तीसरे अंकल को इस छोटी सी चीज से कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? भयावह आंखों वाले अधेड़ व्यक्ति ने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह शतरंज के मोहरों के इस बर्तन का आशीर्वाद है कि तुम्हारा परी इसे खाना पसंद करता है। जेंग कायुआन पूरी तरह से भूल गया था कि वह वही था जिसने पहले उसे थोड़ा और खाने के लिए कहा था। वह थोड़ा नींद में लग रहा था और अपनी कनपटी रगड़ने के बाद जम्हाई लेते हुए बोला, मुझे 50% चाहिए। उसने उस दुष्ट नजर वाले अधेड़ व्यक्ति को कोई मौका दिए बिना कहा, रेडियंस क्रिएशन मास्टर यूथ कॉन्फ्रेंस अगले साल शुरू होगी। मैं तंग हूं। अगर तीसरा चाचा मुझे 50% देने को तैयार नहीं है, तो बाकी 3 वंशों को ऐसा करने में बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर उस दुष्ट नजर वाले अधेड़ व्यक्ति के चेहरे पर कठोरता आ गई और उसने जल्दी से जवाब दिया, दूसरे युवा मास्टर, क्यों ना हम इस पर फिर से बात करें? झेंग कायुआन ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, छोटे सेनलुओ, चलो, यहां शतरंज के मोहरे ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हमें खाना चाहिए। भयावह आंखों वाला अधेड़ व्यक्ति तुरंत पीला पड़ गया और घबरा कर बोला, दूसरे युवा मास्टर, 50% ऐसा ही होगा। झेंग कायुआन ने उस दयनीय छोटे सेबल को उठाया, जिसने स्पष्टतः अभी तक पर्याप्त खाना नहीं खाया था, और फिर से जम्हाई लेने लगा। मुझे नींद आ रही है। तीसरे चाचा, आप कल पूरी ईमानदारी से मेरे घर क्यों नहीं आते? झेंग कायुआन के जाने के बाद भयावह आंखों वाला अधेड़ व्यक्ति तुरंत उदास हो गया। वह अपनी कुर्सी पर बहुत देर तक बैठा रहा।
बिना कुछ बोले उसने अपनी मुट्ठियां और कस लीं। उस पल वह अचानक चौंक गया और फिर उसे झटका लगा और चिंता होने लगी। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। फोन 2 बार बजा और किसी ने उसे उठा लिया। जब उस दुष्ट आंखों वाले अधेड़ व्यक्ति ने वह आवाज सुनी, जिसमें आमतौर पर खुशी की झलक होती थी, तो उसके दिल की चिंता काफी हद तक दूर हो गई। लेकिन उसके बाद क्रोध उमड़ पड़ा और उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए पूछा, एल्डर न्यू कहाँ है? जिस युवक ने फोन उठाया था, उसने उदासीनता से उत्तर दिया, मैंने एल्डर न्यू को कुछ मामूली काम करने के लिए कहा था। पिताजी, आपने दूसरे युवा मास्टर को हमारे पक्ष में खड़े होने के लिए कैसे राजी किया? दुष्ट आंखों वाला अधेड़ आदमी अब अपने राक्षसी गुस्से को दबा नहीं सका। वह भड़क गया और उसे डांटने लगा। एक छोटी सी बात, एल्डर न्यू और मेरे बीच की वफादारी की शपथ टूट गई है, फिर भी तुम कहते हो कि ये एक छोटी सी बात है। तो क्या मुझे दिखावा करना चाहिए कि जब तुम बाहर मरोगे तो कुछ नहीं हुआ? उसने अपना गुस्सा बेतहाशा फोन पर उड़ेला, जिससे भयावह आंखों वाला युवक निराशा की स्थिति में आ गया। इसके तुरंत बाद भयावह आंखों वाले युवक के चेहरे पर अप्रतिम आश्चर्य उभरा और फोन पकड़े हुए उसका हाथ कांपने लगा। एल्डर न्यू ने अपने पिता को विल पावर रून के साथ शपथ दिलाई थी और अपने पिता का सेवक बन गया था। लेकिन अब उसके पिता ने कहा था कि एल्डर न्यू की निष्ठा की शपथ तोड़ दी गई है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एल्डर न्यू की मृत्यु हो गई थी? एल्डर न्यू एक शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ थे, जिनके पास डायमंड एक्स फैंटेसी आईफी डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर था। इतनी ताकत वाला कोई व्यक्ति चुपचाप कैसे मर सकता था? एल्डर न्यू सिर्फ लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए थे, एक ऐसी जगह जहां एक तुच्छ व्यक्ति उस व्यक्ति को मारने के लिए खाली फ्रेम पकड़े हुए था। वह कैसे मर सकता था? इससे पहले कि वह दुष्ट नजर वाला युवक कुछ और अनुमान लगा पाता, उसने अपने पिता को फोन पर क्रोधित स्वर में कहते सुना, जल्दी करो और इंडिगो एज्योर सिटी वापस जाओ। तीसरी वंशावली ने तुम जैसी बेकार चीज कैसे पैदा की? जैसे ही वह बोल रहा था, उस दुष्ट नजर वाले अधेड़ आदमी को लगा कि उसके फेफड़े गुस्से से फटने वाले हैं। आखिर क्या कारण था कि उसने एक बेहतरीन राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को बेवजह खो दिया? फोन रखते ही भयावह आंखों वाले अधेड़ व्यक्ति ने सामने की मेज पर मुक्का मारा, जिससे जोरदार धमाका हुआ हुआ उस समय एक विशेषज्ञ, जो एल्डर न्यू से भी अधिक उम्र का था, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी, अंदर आया और बोला, गुरुजी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? जब उस दुष्ट नजर वाले अधेड़ व्यक्ति ने इस बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, चाचा जियाओ, कृपया शाही राजधानी में जाएं और उस बेऔलाद बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करें। मैं देखना चाहता हूं कि इस बेऔलाद बेटे ने वहां किस तरह की मुसीबत खड़ी की है। सुबह उठने के बाद लिन युआन ने नीचे नाश्ता किया और अपने कमरे में वापस आकर स्टार वेब पर लॉग इन किया। लिन युआन की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि कल रात भेजे गए उसके दोनों संदेशों का जवाब आ गया था। हालांकि जब उन्होंने एक संदेश खोला तो उनकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। युआन ने जवाब देखकर भौहें सिकोड़ लीं। जमने वाली ठंड, 10 बजे ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे इस मीटिंग में कांस्य महाकाव्य छिपकली फे को देखना है। मेरी कुछ शर्तें भी हैं, जिन्हें मुझे पहले से बताना होगा। जब लिन युआन ने व्यापार संदेश भेजा था, तो फ्रीजिंग कोल्ड राजा श्रेणी का विशेषज्ञ था, जिसमें 2 राजा श्रेणी के विशेषज्ञों में से 2 मुख्य फे थे। फ्रीजिंग कोल्ड के पास 3 विल पावर रून और 2 मुख्य फे थे, और इसे राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के बीच एक अच्छा आवंटन माना जाता था। इसलिए लिन युआन ने एक कांस्य महाकाव्य छिपकली फे को बढ़ाया था। जब उसने उससे पूछा था कि क्या उसके पास एक है, फ्रीजिंग कोल्ड ने जो व्यक्तिगत जानकारी भेजी थी, उसके अनुसार उसके 2 अनुबंधित परी, एक डायमंड नॉन फैंटेसी ताई बकटूथ टेरर स्किंक और एक डायमंड ए फैंटेसी आइट्रॉय स्वॉर्ड टूथ लिजर्ड ड्रैगन थे। ताकत के मामले में फ्रीजिंग कोल्ड फेई कियानकियोंग से कमतर था। फिर भी उसके डायमंड आई फैंटेसी दूसरा स्वॉर्ड टूथ लिजर्ड ड्रैगन ने छिपकली वंश से ड्रैगन वंश में परिवर्तन पूरा कर लिया था और उसमें बहुत क्षमता थी। लिन युआन, जिसने फ्रीजिंग कोल्ड की क्षमता में रुचि दिखाई थी, उसके पास कोई भी राजा श्रेणी का विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने फ्रीजिंग कोल्ड की शर्तों को पहले ही पूरा कर लिया था। अन्यथा फ्रीजिंग कोल्ड की ताकत को देखते हुए वह वास्तव में ऐसी शर्तों का प्रस्ताव करने के लिए योग्य नहीं था। यह ठीक उसी प्रकार था जैसे शिखर राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के दस्ते में, जिसमें लाइटनिंग स्पैरो किंग शामिल था, को संसाधन जुटाने की आवश्यकता थी और उसने कांस्य महाकाव्य फय के लिए थोड़ी मात्रा में प्रयास किया था। जैसा कि कहा जाता है,
बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। चूंकि लिन युआन सफेद पोश अनुयायियों की योजना को लागू करने के लिए तैयार था, इसलिए वह सक्षम लोगों के लिए संसाधनों के मामले में कंजूसी नहीं करेगा। हालांकि इस योजना को लागू करना आसान नहीं था। आधार यह था कि उसे पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता थी। लिन युआन ने पहले ही फ्रीजिंग कोल्ड नामक इस राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के बारे में अपने दिल में एक प्रश्न चिन्ह खींच लिया था। सफेद कपड़ों वाले अनुयायी की योजना आकाश नगर बनाने और तलवारों को सभी दिशाओं में घुमाने की थी। तलवार जैसे सभी तीखे हथियारों को आज्ञाकारी होना जरूरी था, अन्यथा चाहे वह कितना भी तीखा क्यों न हो, वह उसे चोट पहुंचाएगा। हालांकि लिन युआन ने फ्रीजिंग कोल्ड को सीधे तौर पर बाहर नहीं रखा, क्योंकि वह निर्णय लेने से पहले उससे मिलना चाहता था। अभी भी सुबह थी। चूंकि लिन युआन के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने स्टोर के फैन क्लब में गया, चैट रिकॉर्ड देखने के लिए तैयार। जब उसने पलटकर देखा तो पाया कि एक रात बीत चुकी है। सदस्य अभी भी उन 30 फ्लावर ब्रोकेड मोतियों पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, जिन्हें कल्याण के रूप में नीलाम किया गया था। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य की बोली को सभी समूह सदस्य देखेंगे। हर बार जब कोई व्यक्ति नई कीमतों के साथ बोली लगाता, तो समूह के अन्य लोग उसकी प्रशंसा करते और उसे बिग ब्रदर कहकर पुकारते। समय के साथ अन्य सदस्य फिर से बोली बढ़ा देंगे। साथ ही ब्रजदंडे का सिर, हिंसक स्वभाव वाली महिला, हिंसक स्वभाव वाली महिला की बेटी, बुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति और झो जियाक्सिन का हंगामा भी होगा। लिन युआन ने पाया कि 30 फूल ब्रोकेड मोती की नीलामी, जिसका उपयोग समूह कल्याण के रूप में किया गया था, समूह में बड़े भाइयों के लिए एक रैंकिंग प्रतियोगिता में बदल गई थी। उन्होंने देखा कि वर्तमान में सबसे अधिक बोली लगाने वाला एक वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर था, जिसके पास एक स्रोत प्रकार की वस्तु, 250 किलोग्राम स्वर्ण धातु थॉर्न, एल्यूमिनियम अयस्क और 70 मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें थीं। लिन युआन ने इस प्रस्ताव को देखा और चुपके से अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। स्रोत प्रकार की वस्तु जैसा संसाधन फूल ब्रोकेड मोती की तुलना में बहुत अधिक कीमती था। दूसरे शब्दों में, फूल ब्रोकेड मोती को स्रोत प्रकार की वस्तु के लिए बदलना कठिन था। हालांकि यह वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर अब फूल ब्रोक और मोती के बदले में एक स्रोत प्रकार की वस्तु लेने के लिए तैयार था। यह वास्तव में एक क्रिएशन मास्टर की संपत्ति और दबंगता को दर्शाता है। वे किसी चीज की कीमत पर विचार नहीं करेंगे जिसे वे चाहते। थॉर्न एल्यूमिनियम अयस्क एक बहुत ही खतरनाक थी, जो अगर अकेले छोड़ दी जाए तो लोगों को चोट पहुंचा सकती थी। वे लगातार तेज धातु की तलवार उड़ते थे, जो आसपास की किसी भी वस्तु को चोट पहुंचाती थी। उनमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने के बाद थॉर्न एल्यूमिनियम अयस्कों द्वारा छोड़ी गई धातु की तलवार की लपटें एक विस्तारित सीमा के भीतर और भी अधिक तेज और मजबूत हो जाएंगी। लिन युआन ने एक बार इन अयस्कों का उपयोग स्रोत रेत के साथ संलयन करने के लिए करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मामले को तौलने के बाद दिन और रात की आत्मा चांदी को चुना। उस समय लिन युआन के लिए अपने हमलों को मजबूत करने के बजाय अपनी रक्षा को मजबूत करना अधिक महत्वपूर्ण था। थॉर्न एल्यूमिनियम अयस्क डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर की तुलना में दुर्लभ थे, तथा आखिरी बार इनकी नीलामी 8 महीने पहले दुर्लभ लाइफ फॉर्म पैवेलियन में की गई थी। कुछ देर तक ग्रुप चैट रिकॉर्ड देखने के बाद लिन युआन ने पाया कि किसी ने इस क्लास 4 क्रिएशन मास्टर से भी ऊंची बोली लगाई थी। लिन युआन को 250 किलो थॉर्न एल्यूमिनियम अयस्कों में बहुत दिलचस्पी थी। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि भले ही यह क्लास 4 क्रिएशन मास्टर अंतिम बोली नहीं जीत पाया, लेकिन यह क्लास 4 क्रिएशन मास्टर तैयार हो जाएगा अगर लिन युआन उसके साथ फ्लावर ब्रोकेड मोती को थॉर्न एल्यूमिनियम अयस्कों के साथ बदल दे। लिन युआन को अब अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब के सदस्यों द्वारा बनाए गए संबंधों के नेटवर्क से अपने आध्यात्मिक सामग्रियों के संग्रह में भारी लाभ महसूस हुआ। इस विशाल लाभ को महसूस करने के बाद उन्होंने अपने पास मौजूद 100 से अधिक फूल ब्रोकेड मोतियों को अन्य गुटों के साथ व्यापार करने का इरादा त्याग दिया। इस समूह कल्याण नीलामी के माध्यम से उन्होंने समूह के इन बड़े भाइयों की भयानक क्रय शक्ति को समझा। समूह कल्याण नीलामी समाप्त होने में अब भी आधा दिन बाकी था, लेकिन इन 30 फूल ब्रोकेड मोतियों की बोली की कीमत पहले ही बाजार मूल्य से बहुत अधिक हो चुकी थी। परिणामस्वरूप बचे हुए फूल ब्रोकेड मोतियों को बाहर बेचने के बजाय वह उन्हें समूह कल्याण के माध्यम से नीलाम कर देता था। यह समूह के भीतर संबंधों के नेटवर्क की कठोरता और लचीलेपन को गहरा करने जैसा था। लिन युआन ने अपने स्टोर में प्रदर्शित 10 फूल ब्रोकेड मोतियों को देखा और पहले से ही कल्पना कर सकता था कि आज रात का प्रदर्शन समाप्त होने के बाद वे आतंक का राज पैदा कर देंगे।
वह मिड ग्रेड स्ट्रेंज फ्लेम्स की कीमत देखने गया और पाया कि पहले की तुलना में इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। उसने अपनी आंखें झपकाईं और सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या इसे मिड ग्रेड स्ट्रेंज फ्लेम्स की कीमत का लाभ उठाने के रूप माना जा रहा था। लिन युआन ने स्टार वेब फोरम पर जाकर अपने फैन क्लब के कल्याण के बारे में खोज की, ताकि यह पता चल सके कि क्या यह वैसा ही फैला है जैसा उसने सोचा था। एक बार जब उसने इसे चेक किया, तो लिन युआन शर्मिंदा हो गया। उसके फैन क्लब की भलाई फैल गई थी, लेकिन इनमें से आधे पोस्ट जो उसने चेक किए थे, वे लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों द्वारा उसे डांटने वाले थे। आवश्यकता थी। वे जीवन शैली श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे। उन्होंने बिना किसी रोक-टोक के अंधाधुंध व्यापार पद्धति का उपयोग करके मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें प्राप्त करने के लिए परचेज विद नो लॉस स्टोर के मालिक पर मौखिक रूप से हमला किया। इससे बाजार में मध्य श्रेणी की अजीब लपटों की कीमत में वृद्धि हुई, जिसने जीवन शैली श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवरों की दैनिक खपत को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उनके आरोपों से लिन युआन थोड़ा दुखी हो गया। मैंने केवल 200 से ज्यादा मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें हासिल की हैं। इसका कितना बड़ा असर हो सकता है? ये लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वह ये नहीं जानता था कि कुछ गुटों और क्रिएशन मास्टर्स ने निजी तौर पर बहुत सारी मध्य श्रेणी की अजीब लपटों को जमा कर रखा था, ताकि भविष्य में फूल ब्रोकेट मोती के बदले में उसके साथ सौदा किया जा सके। बेशक, कुछ गुटों को जिन्हें फ्लावर ब्रोकेट मोती की जरूरत नहीं थी, उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया और बड़ी मात्रा में लिन युआन ने स्टार वेब से लॉग आउट किया और लियू जी को खोजने के लिए नीचे चला गया। मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें हासिल करना चाहा, जिन्हें बाजार में प्रचुर मात्रा में नहीं माना जाता था। फिर वे बड़ा मुनाफा कमाने के मौके का फायदा उठाने के लिए मध्यम श्रेणी के अजीब लपटों की कीमत बढ़ा देते थे। समय देखने के बाद लियशिन उसने हु क्वान को स्टार वेब पर अपने निजी गुट के क्षेत्र के अंदर आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में पहले ही बता दिया था। जब हु क्वान को कक्षा 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था, हु क्वान भी लिन युआन के अनुरोधों के अनुसार इसे बनाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा था। लिन युआन को पता था कि स्टार वेब पर उसके निजी गुट द्वारा अपने कार्य की घोषणा करने और भाग्यपत्र जारी करने के तुरंत बाद वह व्यस्त हो जाएगा। तब उन्होंने नए साल के बाद दिव्य लकड़ी संघ के लिए अंतरिक्ष सुरंग की स्थापना की। तब भी उन्हें दिव्य लकड़ी संघ के विकास पर ध्यान देना होगा। स्वाभाविक रूप से उनके पास इन सफेद कपड़े पहने अनुयायियों को प्रबंधित करने की ऊर्जा नहीं होगी। लियूजी उनके अनुचर शूरवीर थे, इसलिए स्पष्टतः वे इन सफेद वस्त्रधारी अनुयायियों को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। लिन युआन अभी नीचे आया ही था जब उसने लियूजी को प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलते देखा। जब लियूजी ने लिन युआन को देखा, तो वह तुरंत उत्साहित होकर आगे बढ़ा और बोला, लिन युआन, मेरी कीट रानी द्वारा अंकित संगीन बीटल का आनुवंशिक मॉडल विकसित हो गया है। अब इसका नाम बदलकर मांस चूर्ण करने वाला ब्लेड कीट रख देना चाहिए। ऐसा कहने के बाद लियू जी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और लिन युआन के सामने आधे हथेली के आकार की कीट रानी को बुलाया। जब उसे बुलाया गया, तो वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह आसन्न खतरे में थी। हालांकि इस लहराते बैंगनी मांस के कोकून से अचानक एक छोटा सिर बाहर निकल आया। लियू जी को देखते ही इस छोटी सी चीज के चेहरे पर एक हैरान करने वाली भावना उभरी। एक छोटी सी आकृति बैंगनी मांस के कोकून से बाहर निकली और लियू जी की गर्दन से लिपट गई। लिन युआन को अब तक यह नहीं पता था कि कीट रानी वास्तव में एक परिस्रोत प्रकार का जीवन रूप था, जो आसन्न खतरे से उबरने के बाद आया था। परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप वे थे जो जानवर, पौधे या जीवन रूप नहीं थे। उनमें से ज्यादातर का रूप मनुष्य जैसा था। लियू जी की कीट रानी बाहर आने के बाद से ही लियू जी की गर्दन को गले लगा रही थी। वह विशेष रूप से शर्मीली और उस पर निर्भर दिख रही थी, और लियू जी ने प्यार से कीट रानी को अपने गाल से रगड़ा। उस समय लिन युआन के दिमाग में दो शब्द कौंधे, पिता पुत्री का प्यार। लियू जी किसी स्रोत प्रकार के जीव को नहीं पाल रहे थे, वह तो बस एक बेटी को पाल रहे थे। फिर लियू जी ने छोटे कद की कीट रानी से कहा, सुंदरता, एक मांस चूर्ण करने वाला ब्लेड कीट पैदा करो। लियू जी की परी जैसी कीट रानी एलिगेंस प्रकाश की एक बैंगनी धारा में बदल गई और बैंगनी मांस कोकून में वापस आ गई। फिर बैंगनी मांस कोकून जमीन पर उतरा और तुरंत एक कीट आधार में बदल गया। इसका शरीर 3 मीटर बाहर की ओर फूल गया तथा कीट प्रजाति के लिए अद्वितीय कई थैलीनुमा नलिकाएं शरीर में प्रविष्ट हो गईं।
जिस क्षण कीट रानी ने रूपांतरण किया, इस विशाल कीट आधार से एक उभरे हुए खोल और 8 लंबे तीखे पैरों वाला एक भृंग उत्पन्न हुआ और लिन युआन के सामने प्रकट हुआ। लियू जी की कीट रानी द्वारा उत्पादित मांस चूर्णित भृंग की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद लिन युआन काफी आश्चर्यचकित हुआ। यह स्रोत प्रकार का जीवन रूप विकास का कोकून वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। इसने अपेक्षाकृत सरल आनुवंशिक मॉडल वाली कीट प्रजाति को अत्यधिक मजबूत बनाने में मदद की। बायोनेट बीटल का हमला करने का तरीका यह था कि वह अपने सिर पर मौजूद तीखे सींगों का इस्तेमाल करके छुरा घोंपक कर हमला करता था और अपने 8 पैरों का इस्तेमाल करके हमला करने में मदद करता था। दूसरी ओर फ्लैश मिंसिंग बीटल, जिसे बायोनेट बीटल ने कोकून ऑफ इवोल्यूशन द्वारा बढ़ाए जाने के बाद बदल दिया था, के सींग कमजोर थे। यद्यपि उसका सिर कमजोर हो गया था, परंतु उसके शरीर का उभरा हुआ कवच हर तरफ से नुकीला था और उसके सींगों के समान ही भूमिका निभाता था। तेजी से चलते हुए 8 तीखे हड्डी खरोंचने वाले पैर फेये की त्वचा को जल्दी से काट सकते थे और मांस को मसलकर गूदा बना सकते थे। यद्यपि फ्लैश मिंसिंग ब्लेड कीट और बायोनेट बीटल की सट्टा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, फिर भी फ्लैश मिंसिंग ब्लेड कीट एक ही आकार के 3 बायोनेट बीटल को पूरी तरह से अलग कर सकता था। ऐसा परिवर्तन लियूजी के कीटों के समुद्र में गुणात्मक से मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। कीट रानी के विशेष कौशल, झुंड उन्माद और विस्फोटक पुनर्चक्रण के साथ मिलकर लियूजी ने एक और क्षमता प्राप्त करके अपनी ताकत को दूसरे स्तर तक बढ़ा लिया था। लिन युआन, जो लियूजी की ताकत में वृद्धि से बहुत खुश था, ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई लियू को कीड़ों के अपने नए सागर के लिए बधाई। लिन युआन महसूस कर सकता था कि वर्तमान लियूजी पहले की तुलना में काफी अधिक आश्वस्त थी। अब उन 2 राजा श्रेणी के विशेषज्ञों से मिलने का समय आ गया था। इसलिए लिन युआन ने कहा, बड़े भाई लियू, चलो एक साथ स्टार वेब पर लॉग इन करें और परचेज विद नो लॉस नामक स्टार वेब स्टोर के प्रवेश द्वार पर मिले। जब लियू जी ने लिन युआन को यह कहते सुना, तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या लिन युआन उससे कुछ साथ में खरीदने के लिए कह रहा था? भले ही लियू जी मंचों पर नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने परचेज विद नो लॉस वे स्टोर की विस्फोटक लोकप्रियता के बारे में सुना था। यह एक प्रीमियम स्टोर था, जिसका मालिक रहस्यमय था और वहां केवल प्रीमियम वस्तुएं ही बेची जाती थीं। संदेहास्पद महसूस करने के बावजूद लियू जी स्वाभाविक रूप से लिन युआन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं अब अपने कमरे में वापस जाऊंगा और स्टार वेब पर लॉग ऑन करूंगा। हुक्वान ने हाल ही में देर तक जागना बंद कर दिया था, इसलिए उसने दिन के समय का उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में किया। जब उसने लिन युआन को लियू जी के साथ स्टार वेब पर कुछ करने जाते देखा, तो उसने कहा, बाहर जाने से पहले तुम दोनों के लिए मैंने जो मास्क बनाए हैं, उन्हें पहन लो। लड़कों को बाहर खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। जब लिन युआन ने हु क्वान की बातें सुनी, तो उसे लगा कि अंकल हु थोड़े अजीब हैं, मानो उनके पीछे कोई छिपी हुई अज्ञात कहानी है। लड़कों को अपनी सुरक्षा क्यों करनी पड़ती थी? क्या हमेशा लड़कियों को ही अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती थी? जब लियू जी ने हु क्वान को उस अजीब लेकिन हल्के मुखौटे का जिक्र करते सुना, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अंकल हूं, क्या हम आपके द्वारा बनाया गया मुखौटा केवल तभी नहीं पहनते हैं जब हम गुट की ओर से बाहर जाते हैं? क्या स्टार वेब स्टोर पर खरीदारी के लिए इसे पहनना अजीब नहीं लगेगा? इससे पहले कि हु क्वान जवाब दे पाता, लिन युआन ने लियू जी को देखकर उज्जवल मुस्कान दी और अपने छोटे सफेद दांत दिखाते हुए कहा, बड़े भाई लियू, हमें वास्तव में इस बार उन्हें पहनना होगा। लियू जी अचानक यह जानकर गंभीर हो गए कि लिन युआन चाहते थे कि वह निजी गुट से संबंधित कुछ करने के लिए स्टार वेब पर जाएं। अचानक लियू जी ने स्टार वेब पर अफवाहों को याद करते हुए कहा कि परचेज विद नो लॉस स्टोर का मालिक एक युवा व्यक्ति था जो बहुत बूढ़ा नहीं था। लियू जी को कुछ संदेह होने लगे। यह व्यक्ति लिन युआन तो नहीं होगा भैया, है ना? स्टूडियोज। लियू जी लिन युआन से एक कदम पहले कमरे में लौट आए। जब लिन युआन भी अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार थे, तो हु क्वान ने कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता कि आप इन विचारों के साथ कैसे आए। अन्य लोग जो इस पूरी तरह से जेड बनावट वाले फोबे जेनान पर अपना हाथ रखते हैं, वे इसे थोड़ा भी बर्बाद करने से डरते हैं। और फिर भी आपने मुझे आपके लिए फोबे जेनान में क्रिस्टलीकृत सुनहरे रेशम के प्रत्येक धागे को निकालने के लिए मजबूर किया। यह सुनकर लिन युआन ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और हु क्वान से पूछा, चाचा हु, क्या पूरी तरह से जेड बनावट वाले फोबे झेन्नान से सोने के धागे निकालने में कोई कठिनाई है? हु क्वान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मेरे पास यह फैंटेसी ब्रीडवुड वीविंग हाउस सेंटीपीड नहीं होता, तो मैं वास्तव में इन क्रिस्टलीकृत सोने के धागों को प्रबंधित नहीं कर पाता। अगर मैं इन क्रिस्टलीकृत
सुनहरे धागों को पूरी तरह से जेड बनावट वाले फोबे झेन्नान से अलग करने में सक्षम भी हो जाती, तो भी मैं इसे पूरी तरह से इस तरह से नहीं कर पाती। हालांकि पूरी तरह से जेड बनावट वाली फोबे झेन्नन का यह बैच जो आपने मुझे दिया था, वह वास्तव में काफी था। इसमें मौजूद सभी क्रिस्टलीकृत सुनहरे धागों को निकालने में कम से कम 13 या 14 दिन लगेंगे। हुक्वान ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, आप पेन्यू से क्यों नहीं कहते कि मुझे इस अवधि के दौरान देर तक जागने दें? इसके अलावा लियू जी को मेरे लिए फिर से पोर्क लिवर सूप बनाने मत देना। यह सुनकर लिन युआन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, अंकल हु, कोई जल्दी नहीं है, इसे दिन में ही कर लीजिए। अगर मैं वेन्यू को आपके देर तक जागने के बारे में बता भी दूं, तो भी यह काम नहीं माना जाएगा। लिन युआन ने हु क्वान के पूरी रात जागने पर भी आपत्ति जताई। कक्षा 5 के आध्यात्मिक शिल्पकार के रूप में हु क्वान की रचनात्मकता से अधिक लिन युआन ये पसंद करेंगे कि हु क्वान स्वस्थ अवस्था में सृजन करने में सक्षम हो, बजाय इसके कि वह देर तक जागकर अपने काम में जल्दबाजी करने के लिए अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करे। लिन युआन ने कभी भी हु क्वान को औजार बनाने वाले के रूप में नहीं माना था, या कभी भी उसके श्रम का उपयोग नहीं करना चाहता था। जब हु क्वान की छवि को उसके पीछे की दीवार पर जोड़ा गया, तो वह पहले से ही हवेली का हिस्सा बन चुका था। जब हु क्वान ने देखा कि उसका आइडिया काम नहीं कर रहा है, तो उसने कहा, ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूं। जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ। लियू जी को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। लिन युआन को अब पता चल गया था कि किसी चीज का उपयोग करने के बाद उसे फेंकने का क्या मतलब होता है। नहीं, मुझे तो यह कहना चाहिए कि मुझे तो बिना इस्तेमाल किए ही फेंक दिया गया। क्या बदमाश है। जब लिन युआन ने इस बार स्टार वेब पर लॉग इन किया, तो उसने राजसी आकाश शहर पैटर्न वाला मुखौटा लगा रखा था, जिसे हु क्वान ने पहले से ही उसके चेहरे पर पूरी तरह से जेड बनावट वाले रेशमी धागों से बनाया था। जब लिन युआन परचेज विद नो लॉस स्टोर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो उसे एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। उसने हिंसक स्वभाव वाली महिला को देखा और उसका अभिवादन किया। जब लिन युआन ने उसे नमस्ते कहने की पहल की, तभी उसने उसे पहचाना। यह कहना होगा कि लिन युआन वास्तव में थोड़ा परिपक्व दिख रहा था, क्योंकि उसने हु क्वान का मुखौटा पहनने के कारण केवल अपना मुंह और ठोड़ी दिखाई दे रही थी। जब हिंसक स्वभाव वाली महिला ने लिन युआन को देखा, तो उसने जल्दी से कहा, सर, स्टोर ने हाल ही में सिल्वर यूजनियाज और एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश बेचना क्यों बंद कर दिया है? यह सुनकर लिन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह कल ही बंद हुआ है और यह अनिश्चित है कि यह कब तक बंद होगा। अगर आपको सिल्वर यूस्नेयास की जरूरत है, तो आप मुझे सीधे एक संदेश भेज सकते हैं। लिन युआन जब कमजोर था, तो वह उन लोगों को बहुत प्यार करता था जिन्हें वह जानता था। यह सुनकर हिंसक स्वभाव वाली महिला ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया, सर, आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे आपके फैन क्लब से ही कितने फायदे मिले हैं। वह लिन युआन की बहुत आभारी थी। लिन युआन ने उसकी बेटी के परी की क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक करने में मदद की थी। साथ ही उसने इसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने में भी मदद की थी, जो वास्तव में एक महान दयालुता थी। इस दौरान हिंसक स्वभाव वाली इस महिला की मुलाकात परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब के कई बड़े लोगों से हुई। चैट के दौरान इन दिग्गजों द्वारा साझा की गई जानकारी को सुनकर हिंसक स्वभाव वाली महिला ने कई आध्यात्मिक सामग्रियों का आदान प्रदान किया, जिससे उसे बहुत सारे रेडियंस डॉलर अर्जित करने में मदद मिली। इस महीने में उसने जितने रेडियंस डॉलर कमाए थे, वह उससे कहीं अधिक था, जो वह आमतौर पर गिल्ड अलायंस में मिशन प्राप्त करने के लिए 2 साल की कड़ी मेहनत में कमाती थी। लिन युआन उस हिंसक स्वभाव वाली महिला को कुछ देर के लिए स्टोर में बुलाना चाहता था। जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसने कहा, सर, आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखें। मेरा भुना हुआ चिकन विशेष रूप से स्वादिष्ट है। मैं आपको एक भुना हुआ चिकन भेजूंगी। हिंसक स्वभाव वाली महिला ने लिन युआन के परचेज विद नो लॉस स्टोर को छोड़ने के बाद वह हमेशा की तरह स्टोर के फैन क्लब में पोस्ट करती रही, लेकिन उसने गलती से कुछ लीक कर दिया। हिंसक स्वभाव वाली महिला, मैंने स्टार वेब स्टोर के ग्रुप एडमिन को प्रवेश द्वार पर देखा। वह स्टोर में घुसकर कुछ करने के लिए तैयार दिख रहा है। हिंसक स्वभाव वाली इस महिला ने जो जानकारी पोस्ट की, उससे कई बड़े लोगों की आंखें चमक उठीं। एडमिन हमेशा रहस्यमयी रहा था। जब वह और अन्य लोग समूह में शामिल हुए थे, तब उन्होंने उसे केवल फैन क्लब में समूह कल्याण के माध्यम से 30 फ्लावर ब्रोकेड मोती की नीलामी करते देखा था। उन्होंने उसे कभी भी कोई अनावश्यक शब्द बोलते नहीं देखा था और आमतौर पर वे उससे संपर्क भी नहीं कर पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह रहस्यमयी ग्रुप एडमिन इतना अलग थलग था कि वह किसी भी संदेश का जवाब नहीं देता था।
अब जब उन्हें पता चला कि ग्रुप एडमिन स्टोर पर आया है, तो हिंसक स्वभाव वाली महिला की पोस्ट देखने वाले कई बड़े लोगों ने कार्रवाई की। लिन युआन कुछ मिनट से भी कम समय तक प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा, इससे पहले कि उसने लियू जी को हु क्वान का मुखौटा पहने हुए चलते हुए देखा। लियू जी आमतौर पर स्टार वेब पर रेडियंस 100 सीक्वेंस बैटल सूट पहनते थे, जिसे रेडियंस सेक्रेड हॉल ने खास तौर पर सदस्यों के लिए बनाया था। हालांकि उन्होंने इसे बदल दिया और लाल सोने का आधा शरीर कवच पहन लिया। लियू जी असामान्य रूप से बहादुर दिख रहे थे, क्योंकि उनके मुखौटे से केवल उनकी चाकू जैसी नुकीली ठोड़ी ही दिखाई दे रही थी। लियू जी ने लिन युआन को देखा। वह स्टोर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और बंद स्टार वेब स्टोर का दरवाजा खोल रहा था। यह देखकर लियू जी को पता चल गया कि उसने पहले ही सही अनुमान लगा लिया था। लिन युआन परचेज विद नो लॉस स्टोर का रहस्यमय मालिक था। लिन युआन और लियू जी की मुलाकात के बाद वे स्टोर में दाखिल हुए। लिन युआन के परचेज विद नो लॉस स्टोर में कोई शेल्फ नहीं थी। चूंकि लिन युआन ने हाल ही में सिल्वर यूसनेस एयर एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को हटा दिया था, इसलिए परचेज विद नो लॉस स्टोर खाली था। इसके अलावा जब लिन युआन ने स्टोर खोला, तो स्टार वेब ने जो लंबी मेज भेजी थी, वह अभी भी अंदर रखी हुई थी। इससे परचेज विद नो लॉस फे स्टोर एक ऐसा रेस्टोरेंट लग रहा था जिसमें केवल एक टेबल थी, न कि फे और आध्यात्मिक सामग्री बेचने वाला स्टोर। लिन युआन ने आधे घंटे पहले लियू जी से मिलने का समय तय किया था, जो कि सुबह 9:30 था। लेकिन स्टोर पर बैठने के 5 मिनट से भी कम समय बाद उन्होंने एक दुबले पतले आदमी को अंदर आते देखा। जब लिन युआन ने इस दुबले पतले आदमी को देखा, तो उसने पूछा, क्या आप झोलुओ हैं? लिन युआन को पहले से प्राप्त दो राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की जानकारी में सभी की शक्लें थीं। इस प्रकार लिन युआन ने पहले से ही झोलुओ को राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में पहचान लिया था, जिसके पास 3 इच्छा शक्ति रून थे, लेकिन जिसका मुख्य फय बेहद कमजोर था। स्टूडियोज। जब झोलुओ ने दुकान में एक अजीब मुखौटा पहने इस युवक को अपना नाम पुकारते सुना, तो उसे अंततः यकीन हो गया कि वह गलत जगह नहीं गया है। वह दुकान के आसपास के सामान को देखकर आश्चर्यचकित था और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस प्रसिद्ध खरीदारी के साथ कोई नुकसान नहीं वाले स्टोर में कोई भी अफय या आध्यात्मिक सामग्री नहीं थी, बल्कि केवल एक साधारण मेज थी। झोलुओ ने जल्दी से कहा, मेरा नाम झोलुओ है। क्या मेरा मुख्य परी आयरन बोन इगुआना आपके मानक तक पहुंच सकता है? यह सुनकर लिन युआन ने अपने हाथ हिलाए और एक कुर्सी बुलाई, जो लिन युआन के बैठने वाली कुर्सी के समान थी। दोनों को स्टार वेब ने उपहार में दिया था जब उसने अपना स्टोर खोला था। उस समय झोलुओ ने एक अजीब मुखौटा पहने हुए युवक को यह कहते हुए सुना, पहले बैठ जाओ, थोड़ी देर में कोई आ जाएगा। जब सब लोग आ जाएंगे तो हम बात करेंगे। झोलुओ कुर्सी पर बैठ गया और चुपके से अपने पास बैठे दो नकाबपोश युवकों को देखने लगा। मुखौटों के आधार पर ही वह बता सकता था कि सफेद और नीले रंग के लंबे लबादे में जो आदमी था, वह लाल और सुनहरे रंग के आधे शरीर के कवच में जो आदमी था, उससे कहीं ज्यादा ऊंचे दर्जे का था। पहले वाला परचेज विद नो लॉस स्टोर का मालिक होना चाहिए। उसी समय झो लुओ को निराशा महसूस हुई। उसका आयरन बोन इगुआना सिर्फ एक प्लैटिनम आईएक्स फैंटेसी आईफे था। यह कहना मुश्किल था कि अगर यह ताकत के मामले में उन डायमंड आईवी या डायमंड वी फे से लड़ता तो कौन जीतता। क्या ऐसी ताकत को सचमुच भविष्य के लिए लड़ने का मौका मिला? उस समय झो लुओ ने जिस सबसे सुंदर भविष्य का सपना देखा था, वह था स्कॉर्चिंग एलिमेंटल शेलफिश से उत्पन्न 5 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती प्राप्त करने में सक्षम होना, ताकि उसका मुख्य परी आयरन बोन इगुआना अपनी गर्दन पर विशाल सार्कोमा को दूसरे सिर में बदल सके। जिस समय झो लुओ अपनी कल्पना को उड़ान दे रहा था, उसी समय लिन युआन ने अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर में प्रवेश की व्यवस्था कर दी थी, जहां बाद में केवल फ्रीजिंग कोल्ड ही प्रवेश कर सकता था। प्रवेश की सुविधा स्टार वेब पर एक निजी स्टोर के मालिक का विशेषाधिकार था। बेशक लिन युआन के स्टोर जैसे स्टोर को छोड़कर, जो खरीदारों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, अन्य स्टोर अपने जीवन काल में एक बार भी इस विशेषाधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। समय उड़ गया और आधा घंटा जल्दी से बीत गया। लिन युआन की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। नियत समय 10 बजे का समय आ गया था, लेकिन फ्रीजिंग कोल्ड इस नियत समय पर प्रकट नहीं हुआ। अगले 5 मिनट के बाद जैसे ही लिन युआन फ्रीजिंग कोल्ड के प्रवेश द्वार को हटाने के लिए तैयार हुआ, एक लंबा और मजबूत आदमी अंदर आया। वह फ्रीजिंग फ्रीजिंग कोल्ड था। उसने कमरे को देखा और लिन युआन के पास जाकर लापरवाही से कहा,
मैं स्टार वेब वीडियो लाइब्रेरी में प्रतियोगिता का वीडियो देख रहा था, इसलिए मैं 5 मिनट देर से आया। जब लिन युआन ने फ्रीजिंग कोल्ड की लापरवाह आवाज सुनी, तो उसका माथा और भी कस गया। उसने फ्रीजिंग कोल्ड पर सवालिया निशान को अपने दिल में क्रॉस बदल दिया। उसके लापरवाह रवैये से पता चलता है कि उसने इस मीटिंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इससे न केवल लिन युआन के गुट के प्रति उसकी अवमानना प्रदर्शित हुई, बल्कि इससे यह भी पता चला कि फ्रीजिंग कोल्ड समय का पाबंद व्यक्ति नहीं था। इससे पहले कि लिन युआन कुछ कह पाती, लिन युआन ने फ्रीजिंग कोल्ड को फिर से बोलते सुना। इस छोटी सी दुकान में उतनी अच्छी चीजें नहीं हैं जितनी दूसरों ने मुझे बताई हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझे दिखाएं। अगर ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, माने तो यहां आपके साथ समय बर्बाद करना बेकार है। यह सुनकर लिन युआन की भौहें ढीली पड़ गईं, लेकिन उसने अब अपनी नजर फ्रीजिंग कोल्ड पर नहीं रखी। लिन युआन ने हमेशा की तरह अलग लहजे में पूछा, क्या आप इस कांस्य महाकाव्य फय को अपनी निष्ठा के बदले में देने के इरादे से मेरे पास आए थे? फ्रीजिंग कोल्ड ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, वफादारी? किस तरह की वफादारी? वफादारी की शपथ निश्चित रूप से असंभव है, लेकिन मैं आपके आदेश के अनुसार मिशन पूरा कर सकता हूं। एक निश्चित संख्या में मिशन पूरा करने के बाद मैं इस कांस्य महाकाव्य छिपकली परी के लिए विनिमय करूंगा। यदि आपका मिशन पूरा करना कठिन है, तो मैं इसे पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए अधिक राजा श्रेणी के विशेषज्ञ भी ढूंढ सकता हूं। लेकिन आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। बेशक, अगर आप मुझे पहले यह कांस्य महाकाव्य छिपकली फरे देने के लिए तैयार हैं, तो मैं प्रत्येक मिशन के भुगतान के लिए 10% कम ले सकता हूं। जैसे ही फ्रीजिंग कोल्ड ने बोलना समाप्त किया, एक धीमी आवाज गूंजी, पहले कांस्य महाकाव्य पे दे दो। क्या तुम योग्य हो? लाल और सुनहरे रंग के आधे कवच में लिपटे लियू जी खड़े हो गए थे। लिन युआन ने जो कुछ अभी अभी उन्हें बताया था, उसके आधार पर लियू जी को पता था कि इस बार स्टार वेब स्टोर में आने का उद्देश्य राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की भर्ती करना और उन्हें स्काई सिटी के सफेद कपड़े पहने अनुयायी बनाना था। मूलतः लिन युआन ने स्काई सिटी की मार्शल फोर्स का विस्तार शुरू करने की योजना बनाई थी और उसने यह भी कहा था कि वह नवनियुक्त सफेद कपड़े पहने अनुयायियों को कांस्य महाकाव्य फय प्रदान करेगा। यह कहना ऐसा था जैसे कि लिन युआन प्रत्येक सफेद कपड़े पहने अनुयायी में काफी निवेश करने जा रहा था। संभवतः बहुत कम लोग लिन युआन की संपत्ति और दबंगई को लियू जी से अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, जो शुरुआती दिनों से ही उनके साथ थे। हालांकि सामने खड़ा यह लंबा और मजबूत आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और पहले कांस्य महाकाव्य फय को प्राप्त करना चाहता था, फिर भी वह वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार नहीं था। वह बस बहुत लालची था। अगर लिन युआन ने कांस्य महाकाव्य फय को बाहर निकाल दिया, तो वह एक मिशन पर जाने के लिए एक शिखर राजा श्रेणी के विशेषज्ञ दस्ते को काम पर रख सकता था। कई मिशनों को करने के लिए समय की समझ के बिना ऐसे राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को काम पर रखने के बजाय एक राजा श्रेणी के विशेषज्ञ दस्ते को काम पर रखना बेहतर था। फ्रीजिंग कोल्ड के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। यह सिर्फ एक स्टार वेब स्टोर है। अगर मैंने पहले किसी से नहीं सुना होता कि आपने इस स्टोर में कान से महाकाव्य फय की कोई प्रजाति बेची है, तो मैंने आपके यहाँ आकर कोई छोटा-मोटा काम करने के बारे में नहीं सोचा होता। आपका स्टार वेब स्टोर अभी भी हमारे विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों से बहुत दूर है। लियू जी का चेहरा और भी उदास हो गया। दूसरी ओर लिन युआन नाराज नहीं था, बल्कि थोड़ा हतप्रभ था। लिन युआन हमेशा से ही अन्य गुटों को लीक के रूप में मानता था और हमेशा अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के साथ पागलों की तरह उनका दोहन करता था। लेकिन इस बार एक राजा श्रेणी का विशेषज्ञ, जिसके पास स्पष्ट रूप से एक गुट था, जिसके प्रति उसने निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, अपने लिए लाभ प्राप्त करने के लिए मिशन लेने के लिए उसके परचेज विद नो लॉस स्टोर में आना चाहता था। फ्रीजिंग कोल्ड अपने लाभ कमाना चाहता था और ब्रोकर के रूप में मूल्य अंतर भी कमाना चाहता था। विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों की बात करें तो लिन युआन ने वेन्यू से सभी गुटों के बारे में सीखा था, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई नाम नहीं था। लिन युआन ने लियू जी की ओर देखा और पूछा, बड़े भाई लियू, क्या आपने विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों के बारे में सुना है? लियू जी ने अपना सिर हिलाया और फ्रीजिंग कोल्ड को और भी उदास नजर से देखा।